My dear friend, I am Ravi Kumar and faculty of English from Abhinav Classes महाराजगंज। मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी का दिन है कि बच्चों का मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट आ चुका है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबको हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ क्योंकि आप सभी का रिजल्ट इस कोरोना वायरस जैसे महामारी से के चलते रुका हुआ था, लेकिन बिहार सरकार ने आपकी रिजल्ट के ऊपर फोकस किया और रिजल्ट आपके हाथों में सौंपा। मेरे प्यारे बच्चों, कल बच्चों ने कमेंट किया था कि सर जी आप सेकेंड ईयर का जो वीडियो है वो सेकेंड ईयर का वीडियो आप बना रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए भी आज से वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से मैंने सोचा कि फर्स्ट ईयर की भी आपको डेली एक वीडियो मैं आपको दूंगा, मैं प्रोवाइड करूंगा। और आप सभी मेरी जो वीडियो है उस वीडियो से आप काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित होंगे, काफ़ी ज़्यादा मेरे वीडियो से आप सभी को लाभ पहुँचेगा। तो आज मैं जो शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, और ख़ास करके बिहार बोर्ड के बच्चों की सबसे बड़ी जो समस्या है मेरे बच्चों, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वह इंग्लिश को लेकर है मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो आज मैं ये जो वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन है कि मैं उन तमाम बच्चों को भी इंग्लिश के प्रति ट्रेन करूँ जो बच्चे बिहार बोर्ड से आए हुए हैं और जिनको ABCD सिर्फ आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। तो आप आगे मेरे वीडियो को देखते रहिए और इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। वैसे बच्चे जो कि अंग्रेजी से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको लगने लगेगा कि नहीं, अंग्रेजी से हमें दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अंग्रेजी के पास हमें रहने की ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आइए इस वीडियो के साथ आज हम लोग बेसिक इंग्लिश क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और मैं पूरी उम्मीद के साथ करता हूँ, मैं पूरी आशा के साथ करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, हर एक वो बच्चा इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड होगा जो बच्चा मेरे इस वीडियो को देखेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यह समझकर पढ़ा रहा हूँ कि आप सभी को कुछ भी नहीं आता। हमने हेडिंग दिया मेरे बच्चों, बेसिक इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों? बेसिक इंग्लिश। मेरे प्यारे बच्चों, किसी बच्चे ने प्रश्न किया कि सर जी ये बेसिक इंग्लिश क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से एक बिल्डिंग को खड़े होने के लिए उसके एक मजबूत आधार की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश रूपी बिल्डिंग को खड़ा होने के लिए उसकी एक बेस की ज़रूरत होती है। यदि वह बेस आपके पास नहीं है तो समझिए कि उस बिल्डिंग को आप खड़ा नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से इंग्लिश को भी यदि आपको खड़ा करना है तो उसके लिए आपकी बेस मजबूत होनी चाहिए। आज मैं शुरू करूंगा मेरे बच्चों लेटर से, ठीक है ना। आज हमारा जो सेशन होगा लेटर होगा। एक बच्चा क्लास में आता है और उस बच्चे ने मुझसे कहा कि सर जी ज़रा मुझे लेटर के बारे में आप बताइए कि लेटर को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। आप घर में बैठे हुए हैं और आपके पिताजी यदि पूछते हैं कि अरे वो बेटा ज़रा मुझे बताओ कि लेटर क्या होता है, अरे वो मेरी बेटिया ज़रा मुझे बताओ कि लेटर क्या होता है, तो आप उसे किस तरीके से आप उसे बता सकते हैं। यदि किसी ने भी लेटर के बारे में पूछा तो आप कहिएगा कि लेटर जो होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है मेरे बच्चों, आप जरा इसको ध्यान से सुनो। आप जरा देखिए, स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। ठीक है मेरे बच्चों। और एनी लैंग्वेज की जो बात करती है मेरे बच्चों, किसी ने यदि आपसे पूछ लिया एनी लैंग्वेज का मतलब कोई भी भाषा, ठीक है ना। तो कोई यदि आपसे पूछेगा आपके पिताजी की लेटर क्या है, तो आप उन्हें बताइएगा कि रवि सर जी ने बताया कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है ना। किसी भी भाषा की जो छोटी इकाई होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? लेटर करते हैं। जैसे आप समझें, आपके पिताजी ने कहा, ये तो बात हमें समझ में आ गई कि किसी भी भाषा की जो छोटी इकाई होती है उसे हम लेटर करते हैं। लेकिन क्या, जैसे यदि किसी ने बोला ये क्या है,
कि मेरे बच्चों ये लेटर है। यदि किसी ने पूछा कि बी क्या है तो ये लेटर है। यदि किसी ने पूछा सी क्या है तो ये लेटर है। और किसी ने पूछा डी क्या है, ये सब के सब क्या है मेरे बच्चों, लेटर है। और आपके पिताजी यदि पूछते हैं तो आप इस तरीके से बताएंगे। एक बच्चा आया और वो कहा कि सर जी सर जी सर जी जरा मुझे बताइए अल्फ़ाबेट क्या है। अल्फ़ाबेट, ठीक है मेरे बच्चों। अल्फ़ाबेट की जो हिंदी होती है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। इस अल्फ़ाबेट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। इस बॉक्स में हमने लिख दिया इंग्लिश। क्या लिखा मेरे बच्चों, इंग्लिश। इंग्लिश के पिताजी को एक दिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और गुस्सा इस कदर सर पे चढ़ गया कि उसके पिताजी को बर्दाश्त नहीं हुआ। और उसके पिताजी काफ़ी मोटे ताजे इंसान थे, बेचारा इंग्लिश कमज़ोर था। उसके पिताजी ने क्या किया कि इंग्लिश को ऐसा थप्पड़ मारा मेरे बच्चों कि इंग्लिश इधर उधर जो है पूरी तरीके से बिखर गया। मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे टुकड़ों में इंग्लिश विभक्त हो गया, ठीक है। और जो छोटा छोटा टुकड़ा था उसके इंग्लिश के पिताजी ने कहा कि आज से मैं तुम्हारा अलग नामकरण करता हूँ। तो उसने कहा कि आप मुझे क्या कहेंगे। तो जो छोटे छोटे हिस्से थे जो कि अलग अलग बिखर गए थे मेरे बच्चों, तो इंग्लिश के पिताजी ने उसे कहा कि आज से मैं तुम्हें अल्फ़ाबेट करता हूँ। सिंपल से शब्दों में यदि आप समझे मेरे बच्चों, तो इंग्लिश जो है ना मेरे बच्चों, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। इंग्लिश इज डिवाइडेड into many pieces, into many pieces. Each piece is called alphabet. Each piece is called alphabet मेरे बच्चों, ठीक है। इसको जरा समझिए, ठीक है। यहाँ देखिए, इंग्लिश का यदि हिंदी आपके पिताजी ने पूछ लिया तो आप उन्हें बताइए कि हमारे रवि भैया बताए, रवि सर बताए कि इंग्लिश अंग्रेजी इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों, है। डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, बांटा गया है। इनटू का मतलब में, और मेनी पीसेस का मतलब हुआ छोटे छोटे हिस्सों में। एक बार मैं बोलूं, अंग्रेजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है। ईच पीस इज कॉल्ड अल्फाबेट। प्रत्येक जो हिस्सा है मेरे बच्चों, उस प्रत्येक हिस्से को हम क्या करते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। जिसे आपके पिताजी ने पूछा कि जरा बेटिया बता कि अल्फाबेट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो ए से लेकर, ठीक है ना, जेड तक जो होता है मेरे बच्चों, इन सब को हम अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। गॉट माय पॉइंट मेरे बच्चों। नेक्स्ट की जो बात करते हैं, इसके बाद पिताजी ने पूछा कि तुम बहुत इंग्लिश पढ़ते हो, एक स्मार्ट टीचर के पास इंग्लिश पढ़ रहे हो, जरा बताओ तो तुम्हारे शिक्षक ने क्या बताया, वर्ड के बारे में कुछ बताया या वर्ड के बारे में कुछ नहीं बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपके पिताजी आपसे पूछें कि वर्ड के बारे में आपको जानकारी है क्या कुछ, तो आप उन्हें कहिएगा कि जी मेरे रवि सर ने बताया कि वर्ड क्या है। तो वर्ड की जहाँ तक हम बात करते हैं मेरे बच्चों, वर्ड क्या है मेरे बच्चों, इट इज अ ग्रुप ऑफ, इट इज अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। क्या है मेरे बच्चों, ये अल्फाबेट के समूह हैं। इसके अलावा क्या है, विच गिव्स अस परफेक्ट मीनिंग। ठीक है मेरे बच्चों, इसको आप समझने की कोशिश करें। क्या बोले, इट इज अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। तो आप अपने पिताजी को समझाने की कोशिश करें कि यह जो है अल्फाबेट का क्या है मेरे बच्चों, एक समूह है, ठीक है। तो विच का मतलब जो, ठीक है ना, गिव्स अस हमें देता है, परफेक्ट मीनिंग की बात करता है। अब आप हमसे कहेंगे कि सर जी जरा मुझे बताइए ना कि परफेक्ट जो मीनिंग है, इस परफेक्ट मीनिंग का क्या मतलब है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी समय में समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा RAT, रैट, जरा मुझे बताइए कि इस रैट का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों। बड़ी आसानी से आपने कह दिया कि रैट का मतलब चूहा। पहला जो कंडीशन है मेरे बच्चों, यह कह रहा है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट का एक समूह है। आर देखिए एक अल्फाबेट, ए आपका अल्फाबेट, और टी भी क्या है, एक अल्फाबेट।
जब इन तीनों को हमने मिला दिया तो ये ग्रुप बन गया। अब जरा बताइए, जब ये ग्रुप बन गया तो इस रेड का कोई मतलब है या नहीं? इस रेड का मतलब है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये परफेक्ट मीनिंग दे रहा है। क्या दे रहा है मेरे बच्चों? परफेक्ट मीनिंग दे रहा है। दूसरी बात मैं कहूँ बुक की, तो आप सभी जानते हैं कि बुक का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? किताब होता है। हिंदी इसकी क्या होती है? किताब होती है। आप जरा मुझे बताइए कि बी जो है एक अल्फाबेट है, ठीक है। ओ की बात करते हैं, ये भी अल्फाबेट, ये भी अल्फाबेट, और के की बात करते हैं, ये भी अल्फाबेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अल्फाबेट का समूह बन गया है। तो इसने क्या कहा कि इट इज ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट का एक समूह होना चाहिए। और उसने आगे बता दिया कि विच गिव्स अस परफेक्ट मीनिंग। यह परफेक्ट मीनिंग की बात करता है। आप जरा बताइए कि ये परफेक्ट मीनिंग हुआ कि नहीं हुआ मेरे बच्चों? परफेक्ट मीनिंग का मतलब होता है कि जो हमें पूर्ण अर्थ देता हो, उसको हम लोग परफेक्ट मीनिंग कहते हैं। जैसे हमने बात करी बुक की, तो आप जरा बताइए कि बुक जो है ये परफेक्ट मीनिंग है, मतलब इसका कोई अर्थ है या इसका कोई अर्थ नहीं है? तो पता चला कि इसका अपना एक अर्थ है। लेकिन एक बात मैं लिख दूँ इसी को, के ओ, ठीक है ना, और बी। आप देख रहे हैं कि ये तो अल्फाबेट, वो भी अल्फाबेट है, ये भी अल्फाबेट और ये भी अल्फाबेट मेरे बच्चों। लेकिन जरा आप मुझे बताइए कि इस अल्फाबेट के एक जगह होने से इसका कोई मीनिंग हुआ क्या? इसका कोई परफेक्ट मीनिंग हुआ क्या मेरे बच्चों? इसकी कोई परफेक्ट मीनिंग नहीं हुई, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? वर्ड नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि आपके पिताजी ने पूछ लिया कि वर्ड को बेटा आप कैसे डिफाइन करोगे, तो आप उन्हें बताइएगा कि मेरे रवि सर ने बताया था कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट का यह समूह है, और विच गिव्स अस परफेक्ट मीनिंग, और वह हमें क्या करता है मेरे बच्चों? परफेक्ट मीनिंग को देता है, माने पूर्ण अर्थ को देता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों? वर्ड कहते हैं, ठीक है। व्हाट माय पॉइंट मेरे बच्चों? प्लीज टेक ए रिव्यू, देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। ये गजब लिखा है। आइए मेरे बच्चों, एक दिन की बात है मेरे बच्चों, मेरे पिताजी ने एक बार पूछ लिया कि रवि जरा मुझे बताओ तो सेंटेंस का को आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है ना। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ पिताजी, मुझे पता है कि सेंटेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जरा मुझे बताओ तो सेंटेंस क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी तरीके से यदि आपके पिताजी यदि सेंटेंस को बोले इसे डिफाइन करने के लिए, मतलब परिभाषित करने के लिए, तो सेंटेंस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, सेंटेंस की जहाँ तक हम बात करते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है मेरे बच्चों, which gives us perfect meaning, परफेक्ट मीनिंग, ठीक है मेरे बच्चों। इसमें भी यदि आपके पिताजी ने पूछ लिया कि सेंटेंस को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, तो आप उन्हें बताइएगा कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब यह शब्दों का एक समूह होता है, ठीक है। विच का मतलब होता है जो, गिव्स अस परफेक्ट मीनिंग, जो हमें परफेक्ट मीनिंग को देता है। जो कंडीशन मेरे बच्चों वर्ड के साथ लागू होता है, वो कंडीशन आपकी जो सेंटेंस है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस सेंटेंस के साथ भी वो लागू हो रहा है, ठीक है ना। क्या कहना है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यह शब्दों का एक समूह है, विच गिव्स अस परफेक्ट मीनिंग, जो हमें क्या करता है मेरे बच्चों? परफेक्ट मीनिंग को देता है। परफेक्ट मीनिंग की जहाँ तक बात करते हैं, मतलब पूर्ण अर्थ देता है।
हम इसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझ, जैसे मैंने कहा इंडिया इज द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मेरे प्यारे बच्चों, एक सेंटेंस है। इंडिया का मतलब भारत, इज मतलब है, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, कंट्री देश कहाँ का, वर्ल्ड का मतलब पूरे संसार का। आप जरा मुझे बताइए मेरे बच्चों, इसमें जो इंडिया है आप इसे क्या कह सकते हैं, वर्ड। हाँ मेरे बच्चों, आप जरा मुझे बताइए, वर्ड जो है, इंडिया जो है एक वर्ड है, इज भी क्या है मेरे बच्चों, वर्ड है, ये भी एक वर्ड बन गया, ये वर्ड है, ये वर्ड है, इसका भी मतलब है, शब्द का मतलब, ये शब्द के सब क्या है, वर्ड। मैंने आपको बताया था कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब हुआ कि शब्दों का एक समूह है, करेक्ट, विच गिव्स अस परफेक्ट मीनिंग। और सेकंड कंडीशंस में यह कह रहा कि वो हमें पूर्ण अर्थ को देता है या नहीं देता। आप जरा बताइए कि ये जो सेंटेंस बन गया वर्ड के माध्यम से, ये सेंटेंस बना, तो आप जरा मुझे बताइए कि यह हमें परफेक्ट मीनिंग दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल दे रहा है परफेक्ट मीनिंग। तो आप जरा मुझे बताइए मेरे बच्चों, इसे आप सेंटेंस कर सकते हैं या सेंटेंस नहीं कर सकते। एक बच्चे ने हाथ उठाकर कहा कि हाँ सर जी, इसे हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस कर सकते हैं, सेंटेंस कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे एक बात हमने और देखा, मैंने कहा कि द इंडिया, ठीक है ना, बेस्ट इज कंट्री द वर्ल्ड ऑफ। मेरे प्यारे बच्चों, इसको जरा ध्यान दीजिए। आप जरा मुझे बताइए, ये जो इंडिया है मेरे बच्चों, इस इंडिया पर आप फोकस करें, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड, ये सब जो है वर्ड है मेरे बच्चों। लेकिन जरा मुझे बताइए, क्या यह प्रॉपर ऑर्डर में है, मतलब सजाया हुआ है यह, तो आपको पता चला कि नहीं, ये जितने भी वर्ड हैं इन सारे वर्ड को हमने सजा के नहीं रखा। आप जरा बताइए, यहाँ से यहाँ तक जो वर्ड का एक समूह बना है, क्या आप इस समूह को सेंटेंस कर सकते हैं। तो एक बच्चे ने खड़ा होकर कहा कि रवि सर, इसको हम सेंटेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है कि शब्दों का समूह होना चाहिए और विच गिव्स अस परफेक्ट मीनिंग, और इसके साथ ही साथ में उसे परफेक्ट मीनिंग भी देना चाहिए, माने पूर्ण अर्थ भी देना चाहिए। आप जरा बताइए, ये तो है, वर्ड तो है, लेकिन यह हमें परफेक्ट मीनिंग नहीं दे रहा, इसलिए इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस की जहाँ तक बात मेरे करते हैं मेरे बच्चों, इसको दो हिस्सों में हमने बांटा। कितने हिस्सों में बांटा मेरे बच्चों, दो हिस्सों में। पहला जो हिस्सा है उसे हमने सब्जेक्ट नाम दे दिया, इसकी जो दूसरी हिस्सा है मेरे बच्चों, उसका नाम हमने प्रेडिकेट दे दिया। क्या नाम दे दिया मेरे बच्चों, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, और प्रेडिकेट का मतलब विधेय होता है मेरे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, अब सवाल यह है कि कर्ता मतलब सब्जेक्ट को कैसे समझ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस सब्जेक्ट को डिफाइन करने का टू वेज है। टू वेज का मतलब क्या, दो तरीका है। कितने तरीके हैं मेरे बच्चों, दो तरीका है। तो फिर आप हमसे पूछिएगा कि आप जरा बताइए कि इसका दो तरीका कौन कौन हो सकता है। तो जहां तक दो तरीकों की बात हम करते हैं मेरे बच्चों, पहला तरीका यह है कि when we say something about any person या things। ठीक है मेरे बच्चों, मतलब क्या है, when का मतलब क्या होता है, जब। we का मतलब मेरे बच्चों हम लोग, say something कहते हैं किसके बारे में, about any person या things, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज के बारे में जब हम बातें करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हमने इसे समझने के लिए क्या कर दिया कि एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। मैंने कहा कि इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। क्या कहा मेरे बच्चों, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। अब जरा सोचिए, इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है कि भारत जो है एक अच्छा देश है। आप मुझे बताइए
कि किसके बारे में कहा जा रहा है, इंडिया के बारे में कहा जा रहा है मेरे बच्चों, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है कि जब हम किसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो बताइए यहाँ इंडिया के बारे में बात हो रही है तो सब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा मेरे बच्चों, इंडिया होगा, ठीक है ना। दूसरी बात यदि हम कहें कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। आप जरा मुझे बताइए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, ही है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों। तो आप जरा मुझे बताइए किसके बारे में कहा जा रहा है मेरे बच्चों, ही के बारे में कहा जा रहा है कि वह कैसा लड़का है मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो पता चला मेरे बच्चों वह अच्छा लड़का है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट की जहां तक बात करते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, शी इज अ गुड गर्ल, मेरे प्यारे बच्चों वह एक अच्छी लड़की है। शी भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उस लड़की के बारे में, उस शी के बारे में हम कुछ बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए यह क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि व्हेन वी से समथिंग अबाउट एनी पर्सन या थिंग्स, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वह हमारा क्या होता है मेरे बच्चों, सब्जेक्ट होता है। ये आपका पहला तरीका है कि आप सब्जेक्ट को इस तरीके से क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप प्लीज टेक ए रिव्यू, देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। आप इसका एक रिव्यू ले लीजिए। आइए मेरे बच्चों, दूसरा जो तरीका है मेरे बच्चों सेंटेंस को डिफाइन करने का, वह क्या तरीका है मेरे बच्चों, ठीक है। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि थोड़ा दूसरा तरीका बताओ कि सेंटेंस को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पिताजी ने आपसे पूछ लिया और कहा कि सेंटेंस को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो आप क्या बताइएगा मेरे बच्चों, डूअर ऑफ द एक्शन, क्या बताना है मेरे बच्चों, डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ठीक है मेरे बच्चों। आप मुझे बताइए ये जो डूअर है ना मेरे बच्चों, ये दो शब्दों से मिला है, डू प्लस ई आर। डू का मतलब आप समझते हैं करना, और ई आर जिस वर्ड के अंत में लग जाता है उसका अर्थ क्या हो जाता है, वाला वाली हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे बच्चों, वाला वाली। यहाँ आप देख रहे हैं कि डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन का क्या मतलब है मेरे बच्चों, काम, ठीक है ना। कॉल्ड सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों कि डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, कार्य करने वाला भी क्या होता है मेरे बच्चों, सब्जेक्ट होता है। कार्य करने वाला क्या होता है मेरे बच्चों, सब्जेक्ट होता है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे हम समझेंगे कि किसी सेंटेंस के अंदर में हमारा कोई काम हो रहा है या हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आपको कहा मेरे बच्चों कि राम इट्स अ मैंगो, ठीक है मेरे बच्चों। आप जरा इस सेंटेंस को पढ़िए तो पता चला कि राम आम खाता है मेरे बच्चों। तो आप जरा बताइए इस सेंटेंस में राम के तो बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा, बल्कि यहाँ राम जो है क्या कर रहा है मेरे बच्चों, खाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, खाने के काम। क्या खा रहा है मेरे बच्चों, तो एक आम खा रहा है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इस राम को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे बच्चों, सब्जेक्ट कहेंगे। इसे सब्जेक्ट क्यों कहेंगे मेरे बच्चों, इसलिए सब्जेक्ट कहेंगे मेरे बच्चों क्योंकि ये जो राम है मेरे बच्चों, इस सेंटेंस में कोई एक्शन जो है कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। किस तरीके एक्शन, खाने का एक्शन। इसलिए राम को हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों, सब्जेक्ट कहेंगे। सेकंड की जो बात करते हैं, जैसे सीता राइट्स अ लेटर, सीता राइट्स अ लेटर। मेरे प्यारे बच्चों सीता जो है
आपकी सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कर रही है मेरे बच्चों, लिखने का काम कर रही है। क्या कर रही है, लिखने का काम कर रही है। और हमने आपको डेफिनेशन में बताया कि डूअर ऑफ द एक्शन, इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों कि कोई कार्य करने वाला भी हमारा क्या होता है मेरे बच्चों, सब्जेक्ट होता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। ये रहा आपका दूसरा तरीका। ठीक है, गॉट माय पॉइंट मेरे बच्चों। लेकिन हमने इसी सेंटेंस की बात की थी जिसमें लिखा हुआ था प्रेडिकेट। यदि आपकी डैडी ने पूछ लिया, आपके पिताजी ने पूछ लिया कि प्रेडिकेट को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, तो जहां तक हम प्रेडिकेट की बात करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना, कैसे करेंगे प्रेडिकेट, टू लीव द रेस्ट पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस, टू लीव द रेस्ट पार्ट, सॉरी मेरे बच्चों, आप कहेंगे प्रेडिकेट, ठीक है ना। प्रेडिकेट की जहां तक बात करते हैं, इसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम पहले समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे बच्चों, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है मेरे बच्चों, राम एक अच्छा लड़का है। आप देख रहे हैं राम क्या है मेरे बच्चों, सब्जेक्ट। ये क्या है मेरे बच्चों, वर्ब है। और ये क्या है मेरे बच्चों, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। अभी सब कुछ बताएंगे मेरे बच्चों। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो सेंटेंस को पूरा करने के लिए आए उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या देख रहे हैं, राम क्या है, सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को के बाद जो देख रहे हैं इज अ गुड बॉय लिखा हुआ, तो ये सब्जेक्ट है। और ये वाला जो हिस्सा है मेरे बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। ठीक है। आप डेफिनेशन की जो बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों, द रेस्ट पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस, द रेस्ट पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस टू लीव सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है मेरे बच्चों, किसी सेंटेंस का जो शेष हिस्सा है सब्जेक्ट को छोड़कर उसी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, प्रेडिकेट करते हैं। क्या करते हैं, प्रेडिकेट करते हैं। जैसे हमने कहा कि शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल। आप जरा मुझे बताइए मेरे बच्चों, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सी हो गया और सी के बाद आपने देखा कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे मेरे बच्चों। क्या कहेंगे मेरे बच्चों, प्रेडिकेट कहेंगे। इसलिए इसे प्रेडिकेट कहेंगे क्योंकि हमने लिखा द रेस्ट पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस, द रेस्ट पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस टू लीव सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को छोड़कर जो शेष हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों, प्रेडिकेट कहते हैं। आप इस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए मेरे बच्चों, और जो शेष हिस्सा है उसको हमने क्या कर दिया, प्रेडिकेट कर दिया। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, यू आर अ गुड गर्ल। ठीक है मेरे बच्चों, आपके पिताजी ने पूछ लिया कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, यू सब्जेक्ट है, और सेंटेंस का जो शेष हिस्सा है मेरे बच्चों उसको हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। ठीक है, लेट्स टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड, देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। दो को है उसको बता देते हैं, बन जाएगा थोड़ा आधा घंटे। मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं हम लोग। इसके बाद जो होता है आपको पता है मेरे बच्चों, आपकी जो ग्रामर है ना वो तीन चीजों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है मेरे बच्चों, क्या क्या है मेरे बच्चों, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। ठीक है, यदि किसी ने आपसे पूछ लिया कि ग्रामर किसके ऊपर डिपेंड करता है मेरे बच्चों, तो आप उसे बताइएगा कि ग्रामर तीन चीजों के ऊपर निर्भर करता है। पहला जो होगा मेरे बच्चों सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड के अंतर्गत आपका ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, और कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, अब सवाल यह है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरे बच्चों, है ना।
और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट हम बता चुके हैं। वर्ब की जो बात करते हैं मेरे बच्चों, कि वर्ब को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्ब की जहां तक बात करते हैं मेरे बच्चों, विच शोज एनी एक्शन मेरे बच्चों, ठीक है ना। एनी एक्शन जो हमें किसी एक्शन के बारे में हमें दिखाता है, एक्शन माने काम के बारे में, या आप कह सकते हैं कि वर्ब इज डूइंग, वर्क इज बीइंग समथिंग या डूइंग समथिंग, समथिंग या डूइंग समथिंग, ठीक है मेरे बच्चों, डूइंग समथिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमें किसी एक्शन के बारे में दिखाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों, वर्ब कहते हैं। और वर्ब क्या है, इज बीइंग समथिंग या डूइंग समथिंग, या जो किसी होने की स्थिति को बताता है या करने की स्थिति को बताता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों, वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि राम इज इल, राम बीमार हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि इस सेंटेंस में क्या पता चल रहा है, बीइंग समथिंग हो रहा है, कुछ होने की स्थिति में है। मतलब राम जो है मेरे बच्चों वह क्या है, बीमार हैं, तो यहाँ पर बीइंग समथिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है। और मैंने आपको बताया बीइंग समथिंग को हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, ठीक है मेरे बच्चों। आप जरा बताइए कि राम को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। इस सेंटेंस में बीइंग समथिंग नहीं हो रहा, ये रहा वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस सेंटेंस में मेरे बच्चों इसमें क्या हो रहा है, बीइंग समथिंग नहीं हो रहा, बल्कि डूइंग समथिंग हो रहा है। और मैंने आपको बताया था मेरे बच्चों, चाहे बीइंग समथिंग हो या डूइंग समथिंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों, वर्ब कहते हैं, ठीक है। वर्ब के बाद आ जाता है मेरे बच्चों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यदि पूछा किसी ने तो बोलिएगा कि विच इज अफेक्टेड टू अ वर्ब, टू अ वर्ब इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। मेरे प्यारे बच्चों विच का मतलब जानते हैं जो, अफेक्टेड माने प्रभावित करता है वर्ब को किसी सेंटेंस। यदि किसी ने आपसे पूछ लिया कि ऑब्जेक्ट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप उसे दरअसल बताइएगा कि विच इज अफेक्टेड टू ए वर्ब इन अ सेंटेंस, जो किसी सेंटेंस में वर्ब को प्रभावित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जरा मुझे बताइए, ये सेंटेंस है राम राइट्स अ लेटर मेरे बच्चों, तो आप जरा मुझे बताइए ना जरा, राम क्या है, सब्जेक्ट, राइट्स क्या है, वर्ब है, और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। मतलब अ लेटर जो है इस राइट्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसको प्रभावित करता है, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, अ लेटर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन किसी सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो उसे यदि आपको पहचानना हो तो उसे आप किस तरीके से पहचान सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, किसी सेंटेंस में यदि आपका ऑब्जेक्ट दिया गया हो और उसे यदि आप पहचानना चाहते हैं तो उसके लिए दो WH वर्ड को याद रखना है। पहला क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, व्हाट, व्हाट का मतलब क्या होता है, और दूसरा WH वर्ड जो याद रखिएगा वह होगा होम। होम का मतलब क्या है मेरे बच्चों, किसको, होम का मतलब क्या है, किसको। मैंने ये दोनों WH वर्ड इसलिए लिखा ताकि आप इन दोनों WH वर्ड से आप क्वेश्चन बनाएं और उस क्वेश्चन का आंसर यदि आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट हो। जैसे आप इसे समझें कि मैंने लिखा सीता राइट्स अ लेटर, राइट्स अ लेटर। आप जरा मुझे बताइए, जनरली आप बता दीजिएगा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट पहचानना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, माने काफ़ी कठिन हो जाता है।
तो वैसी परिस्थिति में क्या करेंगे, व्हाट से क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें क्या बनेगा कि व्हाट डज सीता राइट, क्या बनेगा क्वेश्चन मेरे बच्चों, व्हाट डज सीता राइट, सीता क्या लिखती है मेरे बच्चों, तो अ लेटर लिखती है। क्या लिखती है मेरे बच्चों, अ लेटर। तो अ लेटर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट निकल के चला आया। जैसे हमने कहा कि आई लव यू, आई लव यू, ये तो रहा सब्जेक्ट, इसे हमने कहा वर्ब और इसे हमने कहा ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसे यदि ऑब्जेक्ट को निकालना हो तो हम उस सब्जेक्ट को कैसे हम निकाल सकते हैं। तो इसमें होम जो देख रहे हैं ना, होम का मतलब होता है मेरे बच्चों किसको, ठीक है ना। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, मतलब क्वेश्चंस हम बनाएंगे। क्या बनेगा क्वेश्चन कि आप किससे प्यार करते हो, तो होम डू यू लव, होम डू यू लव, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसका आंसर आ जाएगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्ट इसमें छुपा हुआ है, यह ऑब्जेक्ट आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। प्लीज टेक ए रिव्यू एंड देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। ओके माय डियर फ्रेंड, किसी बच्चे ने आपसे पूछ लिया कि कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है। किसका मेरे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है मेरे बच्चों। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट जो है कंप्लीट शब्द से बना हुआ है मेरे बच्चों। किस शब्द से बना हुआ है मेरे बच्चों, कंप्लीट। कंप्लीट का क्या मतलब हुआ मेरे बच्चों, कंप्लीट का मतलब हुआ पूरा करने वाला। क्या हुआ, पूरा करने वाला। मतलब कॉम्प्लीमेंट की जहां तक हम बात करते हैं मेरे बच्चों, तो ये सेंटेंस में क्यों आता है मेरे बच्चों, यह सेंटेंस में उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए आता है, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहें। लेकिन किसी बच्चे ने खड़ा होकर मुझसे ये भी पूछा कि सर जी कैसे हम समझेंगे कि यह सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आ रहा है, मतलब उस सेंटेंस में पूरा करने के लिए आ रहा है। हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि राम इज अ गुड बॉय, ठीक है मेरे बच्चों। आप जरा बताइए, ये तो रहा सब्जेक्ट, ये वर्ब, और इसी को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्यों कॉम्प्लीमेंट कहेंगे मेरे बच्चों, क्योंकि इस सेंटेंस से अ गुड बॉय को यदि हटा दिया जाए तो इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकलता। राम है क्या है, नहीं निकल पाता मेरे बच्चों, ठीक है। इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा यदि हमने इसे राम इज लिखा। तो राम है, लेकिन क्या है मेरे बच्चों, क्या के जवाब नहीं आया, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन इसको पूरा करना है तो इस अ गुड बॉय को क्या करना है मेरे बच्चों, इसको यहाँ हमें ला के रख देना है, गुड बॉय, ठीक है मेरे बच्चों। अब ये पूरा सेंटेंस बन गया, तो ये सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो सेंटेंस को पूरा करने के लिए आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे हमने कहा कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब जरा मुझे बताइए ही क्या है मेरे बच्चों, सब्जेक्ट, ये वर्ब, और इसी को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्योंकि ये अगर नहीं रहेगा तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे हमने लिखा ही इज, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यह पूरी तरीके से गलत हो जाएगा मेरे बच्चों। लेकिन इसी ही इज के साथ में हम अ गुड बॉय को लिख देते हैं तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाता है और ये पूरी तरीके से कंप्लीट सेंटेंस है। और इसी का क्या नाम देंगे मेरे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट नाम देंगे। क्या नाम देंगे मेरे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट नाम देंगे। मतलब सिंपल से शब्दों में आप समझे, यदि किसी व्यक्ति ने आपसे पूछ लिया कि कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरे बच्चों, तो आप उसे बताइएगा
जो सेंटेंस को पूरा करने के लिए आता है उससे कंप्लीमेंट करते हैं। वो आपका नाउन भी आ सकता है मेरे बच्चों, ठीक है ना, एडजेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है मेरे बच्चों। ये दोनों में से दोनों आ सकते हैं या दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है ना मेरे बच्चों। लेकिन अगर सब्जेक्ट की जो हमने बात की थी उसको आप नोट डाउन में रख लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट जो होता है मेरे बच्चों, दुनिया में या तो कोई नाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे बच्चों? कोई नाउन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, या सब्जेक्ट हमारा कोई प्रोनाउन हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे बच्चों? कोई प्रोनाउन। यदि कोई आपसे पूछे कि सब्जेक्ट आपका क्या क्या हो सकता है, तो आप उससे बताइएगा या तो कोई नाउन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, या कोई जो प्रोनाउन है वह प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। और एडजेक्टिव आपका कभी सब्जेक्ट हो नहीं सकता, वर्ब आपका कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता मेरे बच्चों, ठीक है ना। यदि पिताजी आपके काफ़ी खुश है और उन्होंने पूछ दिया बेटा जरा बताओ नाउन क्या सब्जेक्ट हो सकता है, तो आप उन्हें बताइएगा कि हाँ 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 नाउन जो है हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है क्या मेरे बच्चों? हाँ, तो आप उससे बताइएगा कि जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आज बेसिक क्लास की जो स्टोरी है इस स्टोरी को आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझे होंगे। आपको पर डे एक वीडियो मिलता जाएगा मेरे बच्चों, और आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है मेरे बच्चों। इतनी ज़्यादा बेनिफिट होगी कि आप देखिएगा कि आपकी बेसिक इंग्लिश कितनी ज़बरदस्त कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद हम एडवांस भी पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। लेकिन सबसे पहले बेसिक चीज़ों को हमें देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को मेरे बच्चों आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ में आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो हैं मेरे बच्चों वो सारे के सारे वीडियो आपको प्राप्त हो सके, और उस वीडियो से आप काफ़ी ज़्यादा लाभ ले सके, आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ले सके मेरे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों, दैट्स ऑल।